हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी आज की बोर्ड बूस्टर 2.0 की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके हमारे सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक जो बच्चों आपके सिलेबस में मैंने आप लोगों को कवर अप कराना है, वो है बच्चों आपकी विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 या 3 है शायद, याद नहीं ढंग से, बट इतना श्योरिटी है बच्चे, एनिमी के बाद और ऑन द फेस ऑफ इट से पहले आता है ये चैप्टर। नाम है बच्चे इसका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब ये चैप्टर जो है बच्चे आपके पेपर के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं बच्चे जो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट आंसर में हेल्प ना करें, लेकिन अगर बच्चे इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऐसा कोई भी टॉपिक अगर आपको आर्टिकल में या फिर आपके लेटर टू द एडिटर में लिखने को आ जाता है, तो ये चैप्टर बच्चे स्ट्रेट अवे आपकी बहुत हेल्प करता है आंसर्स को फॉर्म करने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नाम का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। देखो भाई, अब यहां पर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अब यहां पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है पन। वो मैं तुम्हें बताती हूं कैसे। देखो भाई, यहां पर एंड ऑफ द अर्थ में क्या यूज किया गया है, इधर यूज करा गया है बच्चे पन। अब पन का मतलब क्या होता है, हिंदी की कहावत सुनिए बेटा, एक पन दो काज। हिंदी की कहावत सुनी होगी सबने, एक पन दो काज। तो वही वाली बात यहां पर भी बच्चे लागू हो जाती है, एक पन दो काज, यानी एक वर्ड दो बातें। ठीक है, टू मीनिंग्स। यहां पर बच्चे एक एंड और दूसरे एंड दो अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं बच्चे। एक तो हो सकता है बच्चे वही डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो एक तो अंत हो गया बच्चे दुनिया का अंत, दुनिया का ही खात्मा हो गया। और दूसरा एंड है बच्चे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो कहानी बच्चे कुछ ऐसी है कि हमारी एक राइटर हैं जिनका नाम है बच्चे तिशानी दोषी। ठीक है, ये तिशानी दोषी जो है बच्चे, ये चेन्नई की रहने वाली हैं और ये कुछ बच्चों के साथ 51 लोगों का एक ग्रुप जो है बच्चे, ये लोग निकल पड़ते हैं एक वेसल के ऊपर जिसका नाम था बच्चे एकेडमिक शोकल्स्की। ठीक है, क्या नाम था, एकेडमिक शोकल्स्की। ये एकेडमिक शोकल्स्की नाम के बच्चे एक क्या कहते हैं, वेसल को लेकर, एक शिप को लेकर ये लोग निकल जाते हैं बच्चे हमारे दुनिया के सबसे विंडीएस्ट, ठीक है, दुनिया के सबसे विंडीएस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे बच्चे आप कह सकते हो कि क्या था, कूलेस्ट, द विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट एंड द कूलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज अंटार्कटिका। आई मीन एंटार्क्टिका। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हमें बेसिकली क्या सिखाता है। ये चैप्टर जो है बच्चे एक आई ओपनिंग चैप्टर है। ठीक है, ये हमें बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है बेटा, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जो है बच्चे, इट इज एब्सोल्युटली रियल, और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आप लोग रियलिटी में भी देख सकते हैं। तो वो कहते हैं बच्चे, हमारी जो तिशानी दोषी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे, माफी चाहते हैं, पानी पी ले। क्लास के बीच में मोए मोए हो जाता है मेरे साथ जब ये ढक्कन गिर जाता है तो। क्या बता रही थी मैं, हाँ मैं कह रही थी, देखो बात कुछ ऐसी है कि ये जो वॉयेज है इनकी, यानी ये जो जर्नी है बच्चों इनकी, ये शुरू होती है मद्रास से, चेन्नई पर्टिकुलरली 1309 डिग्रीज नॉर्थ से, बेसिकली ऑफ द इक्वेटर, कहीं ना कहीं चेन्नई वाले हिस्से से इनकी जर्नी शुरू होती है। ये टीम जो है ना बच्चे, एक रशियन रिसर्च वेसल, एक रशियन शिप जो है बच्चे वो बोर्ड करते हैं, जिसका नाम था एकेडमिक शोकल्स्की। ठीक है, इसमें हमारी तिशानी दोषी और बहुत सारे और बच्चे थे, 51 टीनेजर स्टूडेंट्स थे ऑथर के साथ। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना बच्चे, इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन नाम के एक आदमी ने बच्चे प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि मैं सेलिब्रिटीज को लेकर जाता हूँ, मैं अमीर लोगों को जो है अंटार्कटिका घुमाने लेकर जाता हूँ। जैसे वो ओशन गेट की एक सबमर्सिबल थी जो टाइटैनिक दिखाने लेकर जाती थी लेकिन इम्प्लोड कर गई, बिल्कुल वैसे ही बच्चे ये भी ना एक वेसल के थ्रू लोगों को एक जर्नी पर लेकर जाया करते थे, घुमाने लेकर जाया करते थे।
तो एक दिन जियोफ ग्रीन को रियलाइज हुआ कि यार मैं जो इन अमीर लोगों को लेकर जा रहा हूं, व्हाट आर दे गिविंग बैक, क्या वापस मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं मिल रहा। दे आर नॉट एबल टू टेक एनी प्रोएक्टिव स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तब उन्हें रियलाइज होता है कि व्हाई टू टेक पीपल हु आर गोइंग टू गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, लेट मी टेक दोज पीपल, लेट मी टेक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली लायबल एंड हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज ग्रेट चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो वो कहते हैं कि इनका जो ट्रैवल था बच्चे वाज इन कॉन्सोनेंस विद जियोफ ग्रीन। ये जियोफ ग्रीन का स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था जिसके तहत वो इन बच्चों को लेकर गए थे। तो बेसिकली बच्चे इस प्रोग्राम के पीछे उनका मेन एम था कि वो एक न्यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों में फॉस्टर कर सके फॉर द मदर अर्थ, क्योंकि जब वो चीज़ों को देखेंगे, व्हेन दे विल सी दैट ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, इन रियलिटी, तो बच्चे जो है वो चीज़ों को समझ पाएंगे। अब इनकी जो जर्नी थी बच्चे, तिशानी दोषी और बाकी बच्चों की ऑन एकेडमिक शोकल्स की, ये शुरू होती है बच्चे, द ऑथर इन टोटल traveled approximately for 100 hours including road, air and waterways, ताकि वो लोग अंटार्कटिका पहुंच सके। इन कोर्स बच्चे वो बताते हैं कि उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर्स क्रॉस करे। यानी वो कहते हैं बच्चे कि हम लोगों ने बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस क्रॉस करे हैं और अप्रोक्सीमेटली 100 घंटे के ट्रैवल के बाद दे गॉट अ चांस टू एक्चुअली बी देयर ऑन द लैंड। उन लोगों को ज़मीन पे आने का मौका मिला। ज़मीन पे आने का मौका बच्चे यहाँ पर उसी से है कि ये लोगों को किसी जगह पर पैर रखने का मौका मिला, दैट वाज अंटार्कटिका। याद रखना बच्चे, अंटार्कटिका को वो पिंग पोंग बॉल से कंपेयर करते हैं। उनका कहना यह था कि अंटार्कटिका जो है बच्चे वो एक पिंग पोंग बॉल जैसी है। अब आपके दिमाग में बच्चे सवाल आ सकता है कि मैडम पिंग पोंग बॉल माने तो क्या? तो बच्चे पिंग पोंग बॉल का मतलब हो गया, आपने वो रबड़ बॉल देखी, क्रेजी बॉल जैसे बचपन में हम खेलते हैं, तो आप जैसे उसे ड्रॉप करते हो वो उतनी ही इंटेंसिटी से ऊपर उड़ता है, फिर नीचे फेंकते हो फिर वो ऊपर आता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है, आपके पास पिंग पोंग बॉल्स होती हैं। तो इसको अंटार्कटिका को बच्चे पिंग पोंग बॉल से कंपेयर किया गया है। द मेन रीजन ऑफ कंपेयरिंग दिस अंटार्कटिका टू पिंग पोंग बॉल वाज कि क्योंकि बच्चे इट इज फैथमलेस सी अंडर इट, ठीक है, इसके नीचे क्या है, बस बिल्कुल पानी ही पानी है और ये बस कुछ 2 या 3 मीटर मोटी आइस का एक बड़े बड़े पीसेज हैं, हो सकता है और भी बड़े हों, बट दे आर नॉट प्रॉपर लैंड। ये पानी में फ्लोट करते हुए बड़े बड़े आइस के पीसेज हैं, सो दे आर नॉट लैंड, दैट इज वाई दे आर कंपेयर टू पिंग पोंग बॉल। अब वो कहते हैं, जो अब जैसे ही तिशानी दोषी देखती हैं इस जगह को, वो कहती है जो इतना बड़ा मेरे सामने वाइट लैंडस्केप था, इट फील्ड द ऑथर विद अ सेंस ऑफ रिलीफ कि चलो थैंक गॉड आई हैव सम प्लेस टू स्टे। एंड साथ ही साथ बच्चे इट लेड टू अ फीलिंग ऑफ एस्टोनिशमेंट, अ वंडरस अमेजमेंट कि बताओ मतलब इज दिस प्लेस ऑन अर्थ इटसेल्फ, क्या ये जगह धरती के ऊपर ही है? बट दिस प्लेस सीम्स टू बी सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ द काम, बिकॉज ऑफ द शांति, बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। जितनी दूर तक देखो आपको अनइंटरप्टेड हॉराइजन दिखता है, सामने कुछ नहीं है, दूर तक सिर्फ आपको फलक दिखती है, वो फलक तक चल साथ मेरे वाली फलक जो है, मतलब हॉराइजन जिसे कहा जाता है, हॉराइजन दिखता है, देयर इज नथिंग एल्स टू सी, कुछ है ही नहीं आगे देखने के लिए। तो वो बताते हैं शी वॉज ओवरकम विद वंडरस अमेजमेंट। इस चीज को देखकर शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अंटार्कटिका कितना बड़ा है और कितना रिमोट है, कितना अलूफ है हमारे आसपास के वर्ल्ड से, कितना दूर है हमारे आसपास के वर्ल्ड से। देयर इज नथिंग दैट कुड कम इन द व्यू, कोई पेड़ नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, जितनी दूर तक देखो आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है और जितना दूर तक देखो आपको सपाट खाली एरिया ही देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं कि दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, लेकिन दिस प्लेस हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, ये प्लेस हमेशा से ऐसा नहीं है। तिशानी दोषी कहती हैं कि जो एक्सपेंसिव स्नोई टेरिटरी ऑफ अंटार्कटिका है विदाउट एनी साइंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स, वो बहुत सुंदर है। व्हाट शी एनकाउंटर्स देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक, यानी माइट्स एंड मिजेस से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बच्चे बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स तक, व्हाट शी हैज एक्सपीरियंस फ्रॉम माइट्स एंड मिजेस टू ब्लू वेल। तो वो कहती है यहाँ पर आपको देखने के लिए सारे जो है एक इंटेंसिटी की चीजें देखने को मिलेंगी, छोटी चीजें भी देखने को मिलेंगी, बड़ी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो दिस प्लेस इज अ इकोसिस्टम ऑफ इट्स ओन। अब वो बताती हैं कि अभी गोंडवाना वाला पार्ट आएगा, गोंडवाना वाले पार्ट से पहले इनकी जर्नी समझ लेते हैं।
अब होता क्या है बच्चे, इनका एक बहुत ही 65.55 डिग्री नॉर्थ पे साउथ पे इनका टीम मेंबर्स की जो एक्सपीडिशन पे निकले हुए थे बच्चे, इनका एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। वो ये होता है कि बच्चे टैडपोल आइलैंड नाम की और एक और ग्लेशियर के बीच में इनका जो शोकल्स की वेसल है वो फंस जाता है। तो एज ए रिजल्ट ये लोग आगे नहीं जा पाते। तो इससे पहले कि ये लोग अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करें, तो जो टीम कैप्टन्स थे उन्होंने बोला कि अब आप जाओ और ये सामने जो आपके आगे आइस प्लैंक है ना, आप इसके ऊपर वॉक कर सकते हो। तो ये लोग अपने गोटेक्स सूट वगैरह पहनकर वो गैंग प्लैंक से उतर के ओशन के ऊपर बेटा वॉक करते हैं। बेसिकली वो जो आइसबर्ग था, वो जो आइस का पीस था, उस पर वॉक करते हैं। 1 मीटर थिक स्लैब ऑफ आइस थी बच्चे, जिसके ऊपर उन्होंने अपना ओशन वॉक किया और इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बच्चे, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो जो बच्चे उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो वंस इन अ लाइफ टाइम था। उनकी सोजर्न बच्चे जो जर्नी थी वाज मार्क्ड बाय द व्यू ऑफ एवलांचेस एंड आइस ब्रेकिंग। वो कहते हैं यहाँ पर इतना ईरी साइलेंस था, वो कहते हैं इतनी शांति थी यहाँ पर कि आप चाहकर भी उस साइलेंस को इंटरप्ट नहीं कर सकते। शी सेज वो साइलेंस कब इंटरप्ट होता था, जब कोई एवलांच हो रहा है, जब बर्फ टूट रही है, आइस ब्रेक कर रही है, या फिर ग्लेशियर्स हल्के हल्के पिघल रहे हैं, आइस कैप्स जो है कोलैप्स कर रही है। वो कहते हैं बस ये सारी चीजें थी जिससे हमें ये पता लग रहा था कि हाँ यहाँ पर कोई आवाज है। लेकिन वो कहते हैं जितना इन सब चीजों को देखना फैसिनेटिंग था, उतना ही ये सब चीजें जो है हमारे लिए अलार्मिंग भी थी। क्योंकि वो कहती हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो आइस कैप्स जो है हमारी रिट्रीट कर रही हैं, आइस शेल्स कोलैप्स कर रहे हैं, ये सब का कारण एक है। ये सब हो रहा है बच्चे ग्लोबल हीट की वजह से, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो देयरफॉर इट डजंट ऑगर वेल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द प्लैनेट। और ये देखकर हमें पता लग ही रहा है बच्चे कि देयर इज अ इम्पेंडिंग प्रॉब्लम फॉर अस। हमें ये चीज़ देखकर ही समझ में आ रही है कि एक इम्पेंडिंग प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आने वाले समय में परेशानी है बेटा, जो हम इंसान लोगों को जो है झेलने को मिल सकती है। अब वो बताते हैं कि आज तो आप ये सब चीजें होती हुई देख रहे हो। आज आप अंटार्कटिका को जानते हो कि ये एक वाइड लैंडस्केप है, यहाँ पर हमेशा से बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर 90% ऑफ द आइस वॉल्यूम्स जो है वो स्टोर्ड है। लेकिन हैज दिस प्लेस ऑलवेज बीन द सेम? क्या ये जगह हमेशा से ही सेम रही है? क्या ये जगह हमेशा से ही ऐसी रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। माफी चाहते हैं, प्यास कभी कभी बहुत लगती है। तो ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। आज से बहुत साल पहले, 650 मिलियन ईयर्स पहले की वो बात करते हैं। वो कहते हैं आज से 650 मिलियन साल पहले की बात है कि एक बड़ा सा लैंडमास हुआ करता था बच्चे, गोंडवाना नाम का। ये एक ह्यूज ट्रॉपिकल लैंडमास था और आप कह सकते हो कि ये आज का अंटार्कटिका जो है वो गोंडवाना का ही पार्ट हुआ करता था। अब गोंडवाना जो था ना बच्चे, उसे एक सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चे? सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया है, क्योंकि बेटा आज के प्रेजेंट डे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू, प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, ये सब बच्चे उस समय पर एक ही लैंड मास का पार्ट हुआ करते थे जिसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, और इंडिया जो है बच्चे, इट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। हुआ क्या था बच्चे, उस समय पर दिस प्लेस हैड बीन लश ग्रीन। उस समय पर बच्चे देयर क्लाइमेट यूज्ड टू बी वार्म, देयर यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना ऑन द गोंडवाना लैंड, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। यानी आज से कुछ 650 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका जो था बच्चे, वो आज जैसा बर्फीला जगह नहीं था। उस जगह पर बच्चे क्या था, उस जगह पर फ्लोरा था, फौना था, एनिमल्स थे, ह्यूमंस तो नहीं थे, प्रोबेबली डायनासोर्स होंगे। तो वो टाइम जो था बच्चे गोंडवाना लैंड का हुआ करता था, जो कि बहुत ही अच्छा समय था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे डायनासोर्स वाइप आउट हुए, हमारा लैंड डिवाइड होना शुरू हुआ और साउथ अमेरिका इधर चला गया, इंडिया ऊपर चला गया और अंटार्कटिका बेचारा नीचे रह गया, जिसकी वजह से बच्चे बीच में बना एक ड्रेक पैसेज। ठीक है, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में बना एक ड्रेक पैसेज, जो बच्चे कोल्ड सर्कमपोलर करंट्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो आपका एयर करंट है, ठंडा एयर करंट जो होता है, वो हमेशा अंटार्कटिका में ही ट्रैप रहता है। एज अ रिजल्ट अब अंटार्कटिका ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब वो कहते हैं ह्यूमन, अच्छा इन द पास्ट, ओके, अंटार्कटिका, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड्स। जब इंडिया टूटता है बच्चे, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है रिच इन मिनरल्स, जब वो टूटता है बच्चे तो वो नॉर्थवर्ड मूव करता है एशिया की तरफ। और एक दिन बच्चे जब वो आता है और एशिया से टकराता है, तो वो बनाता है बच्चे ऐसे करके टकराया और उसने ऐसे करके हमारे हिमालयन रेंजेस जो है, हमारे माउंटेन्स जो है वो बना दिए।
अब वो कहते हैं अगर बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस अभी धरती पे आए हुए उन्हें बस 12,000 साल हुए हैं, लेकिन हमारी अर्थ की हिस्ट्री जो है बच्चे वो 650 मिलियन साल पहले जाती है। अंटार्कटिका जो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, उस समय वहां का क्लाइमेट बच्चे वार्म था, फ्लोरा एंड फ्लोना फ्लरिश करता था। 500 मिलियन साल के लिए ये सब कुछ चला। उसके बाद बच्चे क्या होता है, कुछ हमें पता है कि शायद से कोई कॉमेट या मीटियोर गिरा था बच्चे और डायनासोर्स वाइप आउट हो गए थे। डायनासोर्स के वाइप आउट होने के बाद बच्चे क्या होता है, लैंड मास डिवाइड होता है, और लैंड मास डिवाइड होकर बच्चे जिन कंट्रीज को आज हम जानते हैं, साउथ अमेरिका, इंडिया और गोंडवाना हमारा अंटार्कटिका, ये सब अपने अपने में डिवाइड हो गए। तो वो कहते हैं अगर आप अंटार्कटिका जाते हो तो ये जगह जो है आपको सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नहीं सिखाती, ये आपको अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में भी सिखाती है, ये आपको हमारे अर्थ के हिस्ट्री के बारे में भी सिखाती है। तो कहते हैं अगर आप अंटार्कटिका जाओगे तो आप अपने आप को एजुकेट कर पाओगे अबाउट द प्रेजेंट, कि भैया किस तरीके से हमारे आइस शेल्फ्स पिघल रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं उसे, ग्लेशियर्स, वो पिघल रहे हैं, और अगर इसी तरीके से ग्लेशियर्स का पिघलना जारी रहा तो हमारे लिए ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास्ट के बारे में कि हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ सवाल जो रह गए हैं। ठीक है, हमारे डायनासोर्स कैसे वाइप आउट हुए, उसके बाद क्या आया, मतलब आपके हिस्टोरिकल सवाल और आपका फ्यूचर, कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चलती रही बच्चे तो आपका फ्यूचर किस तरीके से अफेक्ट हो जाएगा, वो भी बच्चे इस जगह पर आकर आप समझ सकते हैं। अब वो कहते हैं अगर आप इस जगह पर आओगे, आप सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, तो यू रियलाइज कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज नॉट एट ऑल बीन फेक। अपने घर में बैठकर ब्लाबर करना बहुत आसान होता है कि पेड़ लगाओ, ठीक है, 4 बत्तियां बंद करके बैठो, पानी मत वेस्ट करो, ठीक है, एसी कम चलाओ, ग्लोबल वार्मिंग कम करो। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, बिकॉज टिल द टाइम यू डोंट कम एंड सी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड जीरो, तब तक आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब वो कहते हैं रेलेवेशन डॉल्स अपॉन द ऑथर दैट इफ द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका गेट्स वार्मर। तो एक रेलेवेशन मतलब अच्छा एक आइडिया उन्हें समझ में आता है कि अगर हमारे नॉर्थ एट हेमस्फीयर के अंदर फैलाने वाली गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ाएंगे बच्चे हम लोग, तो ऑब्वियसली अंटार्कटिका है तो धरती का ही पार्ट, इफेक्ट अंटार्कटिका पे तो आएगा। तो जब बच्चे अंटार्कटिका के ऊपर उस चीज का इफेक्ट आएगा तो अंटार्कटिका वार्म होता जाएगा। अब जैसे अंटार्कटिका वार्म होगा बच्चे, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल के क्या बनेगी, पानी बनेगी। तो ओवरऑल वर्ल्ड का जो वाटर लेवल है बच्चे वो राइज कर जाएगा, और जो भी कोस्टल टाउन्स हैं वो सारे के सारे सबमर्ज हो जाएंगे, है ना। और आप लोगों ने वो 2012 मूवी तो देखी है, आपको पता है कि कैटास्ट्रोफी कैसी होती है। तो बच्चे ह्यूमंस जो हैं वो शायद से धरती से गायब हो जाएंगे, जैसे डायनासोर, मैमथ्स, वूली राइनोस भी चले गए थे। तो तिशानी दोशी वो कहती है कि ये जो एक रेलेवेशन है ना, ये एक एपिफनी है, ये एक शोर है हमारे कान में जो हमें आज समझ जाना चाहिए कि बताओ मतलब हाउ प्रॉब्लमैटिक द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी बीन। साथ ही साथ बच्चे वो यहाँ पर बात करती हैं कि अब हमारा ये जो अंटार्कटिका है ये वार्म क्यों हो रहा है, व्हाट हैज बीन द मेन रीजन फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब आप सोच रहे होंगे मैम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतना भी थोड़ी हो रहा है कि आप इतना शोर मचाएं हम लोग। तो बेटा अब आप देखो, मैं इसका एग्जाम्पल तो मैं देती हूँ। प्रीवियस ईयर 2023 की अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2023 की अगर बच्चे मैं बात करूं, बिकॉज मैं तो अभी तक मान नहीं पाई कि हम 2025 में आ गए, आई एम स्टिल लिविंग इन 2024, तो इसलिए मेरे लिए पिछला साल 2023 है। तो होता क्या है 2023 में बच्चे हमारे दिल्ली का जो टेम्परेचर था, बिकॉज लाइक आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर था बच्चे लास्ट 2 सालों पहले, अगर 2023 की बात करें, मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा 2023 को भी 2 साल हो गए हैं। तो 2023 के दिसंबर नहीं, जून में दिल्ली का टेम्परेचर क्या था बच्चे, 48 पॉइंट समथिंग मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर 2024 में अभी हमारा जो टेम्परेचर गया है बच्चे वो पहुंच गया था लगभग 52.1 या 51.9, ऐसा ही कुछ टेम्परेचर गया था दिल्ली में। तो पॉइंट ये बच्चे 1 साल के अंदर 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, और इतना टेम्परेचर बढ़ गया, इतनी गर्मी हो जाती है दिल्ली में कि आप मतलब लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं। तो बेटा पॉइंट ये नहीं है कि टेम्परेचर आधा सेल्सियस बढ़ रहा है, 1 सेल्सियस बढ़ रहा है। पॉइंट ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर राइज कर रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज एज वेल। अभी तुमने खुद LA में देखा है ना, कितनी आग लगी हुई थी, फॉरेस्ट जल रहे थे, जब बुरा हाल हो रहा था। तो हो रहा है ना, वो फॉरेस्ट फायर लग रही है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपकी पेड़ों का नुकसान हो रहा है, आपकी एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, नुकसान तो हम ही झेल रहे हैं। तो तिशानी दोशी बताती है कि देखो एक बहुत बड़ा रीजन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का है ओवर पॉपुलेशन, हमारा जनसंख्या विस्फोट।
अब बेटा इंडिया वाले लोग, मैंने कई लोगों को देखा है, मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, वो लोग बड़े प्राउड है कि भैया अरे वाह हमारी इंडिया जो है चाइना को भी सरपास कर गई, इंडिया कम से कम किसी चीज में तो नंबर 1 है। उन लोगों का कहना यह है कि चलो भैया बहुत अच्छी बात है, इस चीज में तो कम से कम भारत नंबर 1 पे है। लेकिन गधों, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन है जितनी पूरी 2-3 कंट्रीज को मिलाकर नहीं बनती। अब आप मानो बच्चे, दिल्ली के एक पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहा जाता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, सिक्किम में बच्चे वो डेंसिटी जो है, इंडिया की बात बता रही हूँ, इंडिया में वो पॉपुलेशन डेंसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई कैन नॉट बी श्योर, मैंने आज से 3-4 साल पहले एक एस्टिमेट पढ़ा था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपके सिक्किम में 50 से 100 लोग के बीच में रहते हैं, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70-80 लोग, इससे ज्यादा नहीं है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और वही अगर स्क्वायर किलोमीटर या 3, पता नहीं मेरे को याद करना पड़ेगा, बट बहुत कम है, बहुत कम है, ड्रास्टिकली बहुत कम है, शायद 300 के अंडर ही है जितना मुझे याद आ रहा है, कुछ 30 या 300 था, आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं कंफर्म नहीं करूंगी। लेकिन टू एक्चुअली टेल कि दिल्ली में कितना है, दिल्ली में इट इज 1 करोड़, 1 करोड़ पर स्क्वायर किलोमीटर, ये 10 लाख शायद ऐसा ही कुछ था। तो मैं कहती हूँ 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख ले लो, सिक्किम का 300 ले लो, दिल्ली का 10 लाख ले लो, 1 किलोमीटर के एरिया में सिक्किम में 300 लोग रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और दिल्ली के अंदर 1 लाख लोग रह रहे हैं। तो दिस इज द कंडीशन कि पॉपुलेशन ऐसे बढ़ गई है, मतलब जैसे घर में कॉकरोच हो गए हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन राइट नाउ इन द कंट्री। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बच्चे क्या होगा, जितना ज्यादा लोग, उनकी उतनी ज्यादा डिमांड, उतनी भूख लगेगी, उतना खाना आएगा। उतना खाना बनाने के लिए बच्चे ना तो हमारे पास सी फूड है, ना हमारे पास उतना जगह है कि हम उतना क्रॉप उगाएं। क्या हो रहा है बच्चे, लैंड के ऊपर जो है ओवर फर्टिलाइजेशन बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा घर चाहिए, फॉरेस्ट कट रहे हैं, ठीक है, हमें एसी चाहिए तो एसी चल रहे हैं। अब एसी चल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो निकल रही है अभी कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा आपके जितने भी फ्रिज हो गए या जितनी भी आपकी एरेटेड चीजें होती है, इसके अंदर होते हैं आपके वो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब निकलते हैं तो ओवरऑल ये जाकर हमारे एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर में बैठ जाते हैं। फिर ये वहां जाकर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप करते हैं, जैसे हमारा ग्रीन हाउस करता है। धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और अगर ओजोन लेयर खराब हो गई तो हमारे बेचारे फाइटोप्लैंक्टन मर जाएंगे। अभी आऊंगी फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं। तो तिशानी दोषी का कहना यह है कि ओवर पॉपुलेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसके बहुत डेंजरस इफेक्ट्स है हम सबके ऊपर। वो कहती है जो अब आप लोग अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जलाते हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है हमारे ग्लोब के आसपास, जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भले ही मिनिस्क्यूल है, छोटा है, एवरीडे बेसिस पे है, बट ये एक अलार्मिंग प्रॉब्लम है जो मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर आकर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि आपका अंटार्कटिका भी वापस एक वार्म प्लेस बन जाएगा जैसे वो था। और अगर बेटा अंटार्कटिका वार्म बन गया तो लेट मी टेल यू, वी ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गोइंग टू बी देयर टू सी कि हमारा अंटार्कटिका वार्म हो गया है ना। तो ऑथर जो है बच्चे वो हमें बताना चाहती हैं कि कैसे हाउ स्मॉल थिंग्स, वो एक चीज सिखाना चाहती हैं कि हाउ स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग चेंजेस। तो वो सिखाना चाहती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो है बच्चे बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। आपको पता है बच्चे कि हमारे धरती के ऊपर एक ओजोन लेयर की लेयर होती है, O3 कहा जाता है जिसे। तो एक ओजोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ओजोन की लेयर होती है बच्चे हमारे अर्थ के आसपास। ये जो ओजोन लेयर होती है बच्चे, ये हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेजेस से बचाती है, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो है बच्चे वो भी बहुत ज्यादा कैंसर, स्किन इरप्शंस प्रॉब्लम जो है कॉज करती है, स्किन डार्कनिंग कॉज करती है। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आपकी स्किन जो है बच्चे वो बहुत खराब हो जाती है अगर आप बहुत डायरेक्ट एक्सपोजर लेते हैं सन का। तो इसीलिए कह रही हूँ सनस्क्रीन जरूरी है, लगा लिया करो, लड़के भी। सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड आई एम नॉट एंडोर्सिंग सनस्क्रीन, बट आई एम टेलिंग कि अपनी हेल्थ के लिए बच्चे सनस्क्रीन जरूरी है। सनस्क्रीन कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, सनस्क्रीन एक नेसेसिटी है, लगाया करो, स्किन डिजीजेस हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो, ऑथर कहते हैं कि कोई फर्दर डिप्लीशन जो है बच्चे ओजोन लेयर में अगर हुई तो हमारे अंटार्कटिका में बच्चे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लैंक्टन नाम का। ये एक टाइप ऑफ ग्रास होती है जो पानी में होती है और इसका मेन काम होता है फूड चेन के अंदर फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना। क्योंकि बच्चे अंटार्कटिका में कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। लेकिन बच्चे अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती रही तो बेचारा हमारा फाइटोप्लैंक्टन जो है ये मर जाएगा। और बेटा अगर फाइटोप्लैंक्टन मर गया तो हमारी पूरी की पूरी कार्बन साइकिल जो है बच्चे बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर ये मर गया तो बच्चे हमारी जो कार्बन साइकिल है, अगर ये मर गया तो हमारी पूरी कार्बन साइकिल जो है बच्चे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो और आपकी बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान जो है वो रख लिया जाएगा अपने आप।
अब वो ये कहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें 12,000 साल की ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ऑन अर्थ पे टू द 650 मिलियन ईयर इन द हिस्ट्री, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम लोग बस 0.0018 सेकेंड्स में ही आए हैं। इतनी ही हमारी जो है वो औकात है एज कम्पेयर टू दी जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ। लेकिन इस छोटे नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस में भी हम इंसानों ने इतना डेंजरस इम्पैक्ट हमारे नेचर के ऊपर किया है इन 12,000 सालों में, कुछ इतने सेकंड में ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अर्थ कि हम लोगों ने धरती के जो है बच्चे बिल्कुल परखच्चे उड़ा दिए हैं। और अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा बच्चे तो इस चीज़ का नुकसान भी हम लोग ही झेलेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव अ पैसेज हेयर बच्चे कि यू लूज ऑल द अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। जब आप पहुंचते हैं अंटार्कटिका तो आप भूल जाते हैं कि आप धरती पे हैं। जो विजुअल स्केल है बच्चे वो माइक्रोस्कोपिक से माइटी तक है, छोटे से बड़े तक है, मिजेस एंड माइट से लेकर ब्लू व्हेल तक है। बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं आपको। बेल्जियम जितना आइसबर्ग देखने को मिलता है बच्चे, याद रखना बेल्जियम जो है वो हरियाणा के साइज का है ऑलमोस्ट। तो आपको पूरे हरियाणा शहर जितना जो है एक पूरा का पूरा आइसबर्ग देखने को यहाँ मिलता है। वो कहते हैं दिन यहाँ पर 24 घंटे की ऑस्ट्रल समर लाइट में बीतते हैं या रात नहीं होती है। बहुत साइलेंस है जिसमें हल्की फुल्की आवाज़ आ जाती है, कभी एवलांच हो रहा है, कभी शीट्स टूट रही हैं। ठीक है, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस। ये एक इमर्जन है, यहाँ पर आकर आप फोर्स हो जाओगे एक तरीके से, कंपल्सिवली आप उस चीज़ को सोचने लगोगे कि धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है। एंड फॉर द ह्यूमंस अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो जो प्रोग्नोसिस है, जो इसका कंक्लूजन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो विजुअल स्केल का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे? इट रेफर्स टू द रेंज ऑफ थिंग्स दैट वन कैन सी हियर। अगला सवाल है बच्चे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिट्स द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, छोटे से बड़ा। ट्रेस ऑफ स्किन सेल टू बच्चे ट्रेस ऑफ बर्ड्स एग, ये बहुत छोटा होता है और ये फिर भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है। अ ग्रेन ऑफ राइस टू अ फील्ड ऑफ व्हीट, और एक छोटा सा ग्रेन ऑफ राइस और एक बड़ी सी फील्ड ऑफ व्हीट। ठीक है, अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम इन एन आइसक्रीम कोन, ये तो हो ही नहीं सकता। अ ड्रॉप ऑफ वाटर और पैसिफिक ओशन, सबसे बेस्ट बैठता है। सबसे छोटा एक पानी की बूंद से लेकर पैसिफिक ओशन जो कि बहुत बड़ा है। पैसिफिक ओशन बच्चे फील्ड ऑफ व्हीट से भी बड़ा है, बर्ड के एग से भी बड़ा है और आइसक्रीम कोन से भी बड़ा है। तो ये तो जाएगा ही, 4 तो है ही। 4 किसके अंदर है? इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। अगर मैं बच्चे 3 को देख लूं तो 3 स्कूप ऑफ आइसक्रीम में तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो काट ही दो। तो बचा 2 यानी ग्रेन ऑफ राइस, एक सिंगल राइस और बहुत बड़ी बड़ी फील्ड। तो हाँ, ये भी माइक्रोस्कोपिक टू माइटी जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखो बच्चे, चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस वन टू थिंक ऑफ अर्थ्स फिजिकलिटी। ब्रेकेज ऑफ एन आइस ब्रेक फ्रॉम ग्लेशियर, ठीक है, माइट्स एंड मिजेस। ये क्या पूछ रहा है? अर्थ की फिजिकलिटी की, अर्थ फिजिकली कैसा है। रेगुलर सीन एवलांच समर लाइट इन द ऑस्ट्रन। ओके, 1 और 4 का कोई ऑप्शन है? ये रहा बच्चे, एक तो आइसबर्ग का टूटना और आपके समर लाइट, तो ये धरती के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं बच्चे कि डिस्क्राइब द ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो बच्चे तिशानी जोशी जो है वो एक वयाज लेकर अंटार्कटिका पहुंचती हैं मद्रास से 1309 डिग्रीज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ये टीम जो है बच्चे इन्होंने रशियन रिसर्च वेसल लिया था जिसका नाम था एकेडमिक शोकल्स्की। यहाँ पर बच्चे 51 टीनेजर स्टूडेंट्स गए थे ऑथर के साथ, और ऑथर जो ट्रैवल जो था वो कम्प्लीटली जियो ऑफ ग्रीन के प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस के साथ कॉन्सोनेंस में रिलेशन में था। ये मेन प्रोग्राम का जो बच्चा फोकस था वो ये था कि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट लाई जा सके बच्चों के मन में मदर अर्थ के लिए। ऑथर जो थे बच्चे वो टोटल में ट्रैवल करते हैं 100 आवर्स बाय रोड, एयर, वाटर, ताकि वो लोग पहुंच सके अंटार्कटिका। उस कोर्स में बच्चे वो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर्स क्रॉस करते हैं। ये जो वास्ट वाइड लैंडस्केप था बच्चे, इसने ऑथर को एक सेंस ऑफ रिलीफ से भर दिया था और वो बहुत वंडरस अमेजमेंट में थी कि अंटार्कटिका कितना बड़ा और कितना सुंदर है। वो यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन और उसके डेंजरस इफेक्ट्स को डिस्कस करती हैं और रेज करती है इशू कि हम लोग बहुत ही अनकंट्रोलेबल तरीके से फॉसिल फ्यूल्स को जो यूज़ कर रहे हैं उससे हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिप्लीट कर रहे हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी बना रहे हैं हमारे अर्थ के आसपास, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। ये सवाल देखो, राइट अ शॉर्ट नोट बच्चे ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो बच्चे इसमें वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो बहुत अमेजिंग और एक्साइटिंग रही है। जो एडवेंट था बच्चे ह्यूमंस का वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 साल पहले देखा गया है, वेयर एज हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट जो है वो 650 मिलियन ईयर्स तक पीछे जाती है। अंटार्कटिका जो बच्चे इस समय का गोंडवाना है, उस समय का गोंडवाना हुआ करता था, उसमें वार्म क्लाइमेट था, फ्लोरा फौना था और 500 मिलियन सालों के लिए बच्चे दिस एरिया हैज फ्लरिश्ड। ये एरा जो था बच्चे इट वाज फॉलोड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ डायनासोर्स और बहुत सारा लैंडमास जो था वो टूट के कंट्रीज में बट गया। सवाल है बच्चे, तिशानी दोशी हैज एनालाइज्ड द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल वार्मिंग इन द लेसन हाउ।
तो वैसे तिशानी जोशी जो है उन्होंने बहुत सारे इश्यूज उठाया, जैसे ओवर पॉपुलेशन, उसकी डेंजरस इफेक्ट। उन्होंने बताया फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जला रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है ग्लोब के ऊपर, वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। ये ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये भले ही आज मिनिस्क्यूल हो और एवरीडे बेसिस पे हो, लेकिन एक अलार्मिंग फैक्ट है कि इन अ मिलियन ऑफ ईयर्स इतना इंक्रीज कर जाएगा कि अंटार्कटिका वापस से वार्म हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, ह्यूमंस आर नॉट गोइंग टू बी देयर टू सी इट। अगर हम कंपेयर करें 12,000 साल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को टू 650 मिलियन ईयर्स ऑफ द टोटल एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, तो विल बी एबल टू अकाउंट कि 0.0018% ही हम लोग जो है धरती के ऊपर रहे हैं। और इस छोटे समय में हमने धरती का हाल इतना बुरा कर दिया है कि भैया हम लोग बिल्कुल ही जो है अपने ही कबर अपने हाथों से खोद रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो बच्चे जो हमारा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने लिया था टू द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड देम नॉट ओनली विद इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन बट ऑल्सो टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लैनेट अर्थ, बिकॉज बच्चे दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। क्योंकि यही वो लोग हैं बच्चे जो हमारा एक्चुअली आगे जाकर फ्यूचर की पॉलिसी बनाएंगे, तो इनको जो है जागरूक करना ज़रूरी है। The idea was to provide them a life-changing experience at the age when they are ready to absorb, learn and most importantly they can act. तो according to Geoff Green बच्चे हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, और इस प्रोग्राम से जो है वो उन्हें सिखाएंगे, उन्हें एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दिखाकर उन्हें इकोलॉजिकल हजार्ड्स के बारे में बताएंगे, ताकि वो लोग भी समझ सके कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना ज़्यादा एक्चुअल इफेक्ट जो है हमारे धरती के ऊपर देखा जा रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों आपका आज का ये सेशन जो है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है, बिकॉज वी ओनली हैड वन चैप्टर टू कवर टुडे। अब हम बच्चे मिलेंगे बच्चों आपको, मतलब मैं टीचर मिलूंगी तुम बच्चों को तुम्हारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।